गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? आवाज का बता दो एक बार आप लोग, फिर स्टार्ट करें हम लोग क्लास को। आवाज आ रही है ना? एक बार आवाज का बता दो, फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन। देखो, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्लास में हम लोग आज हैं। टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, और टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने के बाद पहला टेस्ट हो गया है। प्लीज़ आप लोग टेस्ट में इंटरेस्ट लें, ठीक है? आप जितना सीरियस ले सकते हो टेस्ट सीरीज को, उतना सीरियस आप लोग लें, ठीक है? मैंने कहा था कि हम लोग इस टेस्ट सीरीज का लाइव सॉल्यूशन रखेंगे, और लाइव सॉल्यूशन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में, और हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी मीडियम में अपना प्रिंट आउट सामने रखें। क्योंकि मैं यहाँ पे जो स्लाइड्स लूँगा वो इंग्लिश मीडियम में लूँगा, तो हिंदी मीडियम वालों को कोई इश्यू ना हो, इसलिए हिंदी मीडियम वाले अपना प्रिंट आउट हिंदी में रखें और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में रखें, ताकि आपको किसी चीज़ को समझने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने पहले टेस्ट में तो लगभग 75 क्वेश्चन रखे हैं। मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चंस के लिए बोला था, लेकिन 50 क्वेश्चंस में क्या था कि पूरा टॉपिक और पूरा सिलेबस कवर नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने 75 क्वेश्चन दे दिए। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम लोग किसी भी टेस्ट का जो लाइव सॉल्यूशन रखेंगे वो हम लोग लगभग 2 क्लास में ख़त्म करेंगे। ये हो सकता है 3 क्लास में ख़त्म हो, लेकिन कोशिश ये रहेगी जब 50 क्वेश्चन होंगे हमारे, तो हम लोग 1-1.25 घंटे की 2-2 क्लास रखेंगे 2 दिन में, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो 1 क्लास रख लेंगे लंबी, जो भी 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, वो कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में आप ध्यान रखना कि आप लोग अपना जो सॉल्यूशन है, मतलब जो पेपर है, उसका प्रिंट आउट आप लोग हमेशा साथ में रखना। मैंने प्रिंट आउट ग्रुप में भेज ही दिया है, देखो, वो कोई इश्यू आप लोगों को होगा ही नहीं। तो देखो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ चीज़ें आप लोग देखो समझ लेना। मैं कोशिश ये रहेगी कि मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, लेकिन एक बेसिक क्राइटेरिया जो है वो आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, ठीक है? और देखो, मेरा एक सजेशन है आप लोगों से, आप टेस्ट सीरीज को सीरियसली ले। और देखो, अब वो टाइम आ गया है जब आपको 15 से 16 घंटे स्टडी करनी है। ये मान के चलो, इतने कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप कर लो आप कि आपको लगे कि यार अब कहीं से कुछ भी आए हम लोग कर लेंगे, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की क्लास, और आज की क्लास में क्या है, देखो, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, अंडर ए गिवन सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस विथ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब देखो, सीधा सा कंसेप्ट है, हमने पढ़ा है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, इसमें इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि सीधा सीधा बता रहा हूं कि अगर हम लोग जो हमारा रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है हमारा, उसकी अगर कंसंट्रेशन को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो आपको सबको पता है कि किसी भी रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो उसकी अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। मीन सीधा सा कंसेप्ट है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से क्लियर है, डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, रिमेन्स अनअल्टर्ड, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर हम लोग अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो पहला ये बोल रहा है डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज तो नहीं होगी, इंक्रीजेज। तो ये सही है बिल्कुल कि अभिकारकों या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है,
इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब इन दोनों का कोई ऑप्शन नहीं बनता। सीधा सा क्वेश्चन है, देखो इन चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं हमें। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, वो मैं बता देता हूं। देखो क्या है, ये एक रिएक्शन है हमारी, और इस रिएक्शन में आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, मतलब अभिक्रिया का वेग दे रखा है ये वाला। देखो एक चीज आप लोग ध्यान रखना हमेशा, तो अभिक्रिया का वेग दे रखा है और द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2। तो हमें अभिक्रिया का वेग दे रखा है और हमें क्या करना है, जो H2 की कंसंट्रेशन में चेंज है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले इसके लिए हम लोग रेट इक्वेशन लिखते हैं। तो देखो इसके रेफरेंस में रेट इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, ध्यान से समझ लेना। dN2/dt, सही है, बिल्कुल माइनस का निशान लगा दिया है, इक्वल्स टू -1/3 dH2/dt, सही है, इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका 1/2 dNH3/dt। और ये सब रेट इक्वेशन के बराबर होते हैं, और रेट इक्वेशन है और ये सब रेट के बराबर होते हैं। और रेट कितना दे रखा है इसका, 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। बस इतना सा ध्यान रख लेना। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है वो आपको समझना है। आपको कैलकुलेट करना है ये वाली वैल्यू, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2। और इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग इसके बराबर रख लेंगे, और जब इसको हम लोग इसके बराबर रखेंगे, देखो इस नेगेटिव सिंबल का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ये सिंबल केवल ये बताता है कि आप जो रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो वो रिएक्टेंट के रेफरेंस में लिख रहे हो या फिर प्रोडक्ट के रेफरेंस में लिख रहे हो। बस इतना सा आप लोग ध्यान रख लेना। तो देखो यहाँ पे माइनस वापस लगा देता हूं, 1/3 H2 के रेफरेंस में हमें लिखना था, तो मैं क्या लिखता हूं, dH2/dt, और इसको बराबर कर देंगे रेट के बराबर। रेट कितनी है, 2.5 इंटू, रेट कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। बस आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। तो इस 3 को इधर ले जाके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴, और ये सबको पता है इसका 7.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। मीन्स कौन सा आंसर आएगा, थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर। देखो समझ लेना, ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई हैं। जब हमने केमिकल काइनेटिक डिस्कस की थी तब हमने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इसी टाइप के क्वेश्चन है ये, लगभग आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। इन द फॉर्मेशन, मतलब सीधी सी कहानी है। ये एक रिएक्शन दे रखी है हमें, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं मैं इसको, अब आप लोगों को दिख पा रहा होगा शायद, ठीक है। ये हमारी एक रिएक्शन है, SO2 और O2 मिलकर के SO3 बना रहे हैं। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है O2 के रेफरेंस में कितनी, 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ SO3 के, मतलब हमें O2 के रेफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है, तो हम लोग SO2 के रेफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। बस इतना सा आप लोग समझ लो। O2 के रेफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है, तो हमें किसके रेफरेंस में लिखना है, SO2 के रेफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। तो देखो वही सीधा सा कंसेप्ट है, हम लोग पहले वही रेट इक्वेशन लिखेंगे, और देखो रेट इक्वेशन लिखेंगे तो 1/2 dSO2/dt इक्वल्स टू, O2 के रेफरेंस में दे ही रखी है, कितनी दे रखी है, यहां पे माइनस लगा देना, dO2/dt, और फाइनली SO2 के रेफरेंस में यहां पे लिखेंगे, SO3 के रेफरेंस में 1/2 dSO3/dt। और ये देखो अब ध्यान से समझना,
इसके रेफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है, तो इसके बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? देखो अब आप समझ लेना, 1/2 DSO2 अपॉन dt, और इसके बराबर में इसके रेफरेंस में ये वाली दे रखी है, तो 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। बस सीधा सा कंसेप्ट है और आपको कुछ भी ध्यान रखना नहीं है, ठीक है। अब हमें लिखना है इसके रेफरेंस में, ठीक है, तो इसके रेफरेंस में लिखना है, तो यहां से 2 को इधर लेके जाएंगे, और जब इधर लेके जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, SO2 के रेफरेंस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो 2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। बस इसका मतलब कौन सा आंसर आएगा? जो डी आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चेक कर लो भाई आप लोग यहां तक। चेक कर लो आप लोग एक बार, फटाफट चेक कर लो आप लोग। कुछ भी कंफ्यूजन लगे तो पूछ लेना आप लोग एक बार मेरे से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या दिया है हमने, डी इज द, मतलब देखो ये ध्यान रखना, यहाँ पे 4 जो दिख रहे हैं वो ABCOD होगा, 5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में, तो बिल्कुल इजी गोइंग क्वेश्चन है। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट कांस्टेंट, और जो भी है मान लो एक की पावर, एक की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन। ये पूछना चाह रहा है कि आर और के जो है वो कब बराबर होंगे। तो देखो बिना वजह कोई ज्यादा मतलब नहीं है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डू नॉट चेंज विद टाइम, मतलब ये कह रहा है कि जब रिएक्टेंट या अभिकारक की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्या है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, जब रिएक्टेंट, सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, ये कहना चाह रहा है। तीसरा वो कहना चाह रहा है एट टाइम t बराबर 0, t बराबर 0 समय पर ये कह रहा है कि r और k जो है वो इक्वल हो जाएगा। और लास्ट है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स आर यूनिटी। तो देखो आप लोग देख सकते हो यहां से आराम से आपको क्लियर कट दिखाई दे देगा कि जब इन दोनों का मान यूनिटी हो जाए, मतलब 1 हो जाए, तो आपको सबको पता है r बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और देखो एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, आपको याद होगी कि जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई होती है, यूनिट होती है, उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट हमेशा बराबर होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, आपका डी वाला आंसर चला जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो 5वां क्वेश्चन है हमारा, और 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फॉर द रिएक्शन, अमोनिया बनाने की मेथड है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है उसमें जो चेंज दे रखा है वो है, देखो इसको माइनस मत समझना आप, ये केवल डैश लगा है, इसे सेपरेट करने के लिए माइनस नहीं है, ध्यान रख लेना इस बात का। 0.3 इंटू 10⁻⁴ मोल पर सेकेंड, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज, देखो ऐसे सारे क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन आप देखो सीधा सीधा लिख लो, हाइड्रोजन के रेफरेंस में लिख लो और अमोनिया के रेफरेंस में लिख लो। तो देखो हाइड्रोजन के रेफरेंस में लिखा जाएगा तो -1/3 DS2/dt, ठीक है। इधर अमोनिया के रेफरेंस में लिख देते हैं, और अमोनिया के रेफरेंस में कितनी है, 1/2 DNS3/dt। अब देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है। मतलब ये जो वैल्यू है जो दे रखी है हमें,
0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ वो इस पूरे के बराबर है या फिर केवल इसके बराबर है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो तो आपको सबको पता है ये पूरा जो टर्म्स है ना, ये वाला 1/3 d(h2) अपॉन, ये तो रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। और अगर केवल इस वाले स्टेप की बात करूं ना, ये वाले स्टेप की, तो ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं, इसको केमिकल काइनेटिक्स की लैंग्वेज में बोले तो ये जो है dH2 अपॉन dt जो है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2 को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो स्टेप है dH2 अपॉन dt वो हाइड्रोजन के विलोपित होने की या विलोपन की दर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो दे क्या रखा है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, मींस हमें इसकी वैल्यू दे रखी है इस पूरे की। अगर रेट ऑफ रिएक्शन देता तो इसके बराबर लिखते, लेकिन अब हमें दे रखा है कंसंट्रेशन इन चेंज ऑफ H2। तो देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं माइनस नहीं लगा रहा हूं, 1/3 इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ बराबर 1/2 dNH3 अपॉन dt। ये ध्यान रख लेना। तो अब ये क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, कि अमोनिया की कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा उसकी रेट क्या होगी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अमोनिया के जो बनने की दर है केवल अमोनिया की, उसका क्या होगा। मतलब तो ध्यान रखना हमें ये कैलकुलेट करना है। देखो समझो आप लोग, देखो वर्डिंग को आप लोग समझ लेना, हमें ये वाला कैलकुलेट करना है। और जब ये वाला कैलकुलेट करेंगे तो आपको सबको पता है इस 2 को मैं यहां पे ऊपर ले आऊंगा, तो जब ऊपर ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा आपका 2/3 इंटू 0.5 सॉरी 0.3, देखो अच्छी तरह से समझ लेना भाई, 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये यूनिट जरूर ध्यान रख लेना, मोल पर सेकेंड। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करके देख लो और सोल्व करने पर क्लियर हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6.6, 0.6/3 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये आ जाएगा आपका 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर सेकेंड। अब आप लोग चेक कर लो, इसका मतलब कौन सा आंसर आएगा, 5वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सेकंड वाला। देखो चीजों को समझ लेना आप लोग अच्छी तरह से, बाद में ये मत कहना सर ये कैसे रह गया, ये समझ में नहीं आया, इसमें कोई दिक्कत है। एक बार अगर कोई भी इश्यू हो, जो भी लोग लाइव हैं आप लोग जरूर पूछ लेना मेरे से, ठीक है भाई, कोई इश्यू नहीं है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं हम लोग। देखो और एक चीज ध्यान रखना, आप लोग जब टेस्ट दो तो ये भी नोटिस करना है कि जो पेपर मैंने बनाया है वो आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ऐसे ही कुछ भी जोड़ दिया या ऐसे ही कुछ भी दे दिया पेपर में, वो भी चीजों का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, इज इंक्रीज्ड बाय द 3 फोल्ड्स, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन में हम लोग जो रिएक्टेंट है हमारा रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन को हम लोग 3 गुना बढ़ा देते हैं। कितने गुना बढ़ा देते हैं, 3 गुना बढ़ा देते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी गुना इंक्रीज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितनी गुना होगी। तो देखो इसके लिए आपको सबसे पहले रेट इक्वेशन लिखनी होगी, सबसे पहले क्या लिखनी होगी, रेट इक्वेशन लिखनी होगी। और रेट इक्वेशन देखो वैसे तो खैर पूरा डाटा नहीं दे रखा, लेकिन इस रिएक्शन से हम लोग सीधा सीधा क्या लिखेंगे, रेट इक्वेशन बराबर, सीधा सा लिख रहा हूं, आर बराबर, एक तरह से हम लोग ये मानेंगे कि ए के लिए सेकंड ऑर्डर की और बी के लिए फर्स्ट ऑर्डर की, तो टोटल थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। तो मैं क्या लिखूंगा, ए की पावर 2 और बी की पावर 1, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया है। चेक कर लो भाई अच्छी तरह से, ठीक है।
अब देखो आपको सबको पता है कि हमने दोनों ए और बी की कंसंट्रेशन को 3 गुना किया है। ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को 3 गुना किया है। तो देखो मैंने आपको क्लास में बता रखा है कि यहाँ पे इसको एक को 3 गुना किया है तो हम लोग लिखेंगे 3a की पावर 2, और इसको भी 3 गुना किया है तो इसको लिखेंगे 3b। अब देखो यहां से इस 3 को निकालना हो तो 3 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 3, और 9 इंटू 3 का मतलब कितना गुना हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन, 27 गुना हो जाएगी। चेक कर लो भाई आप लोग फटाफट, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लेना एक बार मेरे को, अच्छी तरह से चेक कर लो आप लोग। कितनी गुना हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन, 27 टाइम्स। कैसे होगी, देखो बहुत अच्छा तरीका बताता हूं, आप कंफ्यूज रहोगे अगर इस तरीकों को अडॉप्ट नहीं किया है तो। आपको कुछ नहीं करना, रेट इक्वेशन लिखनी है, जैसे मैंने लिख दिया था के ए का स्क्वायर और बी। आपको कुछ नहीं करना, जिसकी कंसंट्रेशन को जितना गुना किया है वो लिख दो। तो इसको 3 गुना किया तो 3 का पावर 2, और इसको 1 गुना किया तो मतलब 3 का पावर 1, तो एक तरह से हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 27 गुना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। चेक कर लो आप लोग अच्छी तरह से, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग पूछ लेना। देखो ठीक है, आगे चलें, चलते हैं आगे। आगे की कहानी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। और देखो क्वेश्चन 7 क्या कहता है, एक बार आप लोग पढ़ लो इस क्वेश्चन को आराम से। हिंदी वाले अपना जो टेस्ट पेपर है वो साथ लेके बैठना, क्योंकि देखो ये इस तरीके से है, दोनों क्वेश्चन को हम लोग हिंदी और इंग्लिश में एक साथ नहीं ले सकते, फिर जगह नहीं रहेगी। इसलिए थोड़ा सा आप लोग जब भी डिस्कशन हो आप अपना पेपर साथ लेकर के बैठना। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, पहले हम लोग चेक कर लें इसको। एक रिएक्शन दे रखी है a प्लस 2b प्लस सी, और प्रोडक्ट जो भी बन रहा है फॉलो द रेट लो। सी के प्रोडक्ट के जो सी रिएक्टेंट है उसके रेफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है। मतलब ये रिएक्शन जो है केवल ए पे डिपेंड कर रही है, और ए के रेफरेंस में ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, बस इतना सा ध्यान रख लेना। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो बी और सी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। मीन्स हम लोग केवल सी की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तभी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। ए और बी की कंसंट्रेशन में चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखो 4 स्टेटमेंट है, क्या कहता है, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड। देखो ये क्या कह रहा है कि बी और सी की कंसंट्रेशन को डबल कर दे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अनअफेक्टेड होगी, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और ये देखो एक चीज और ध्यान रखने, फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखो ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि मैंने अभी बताया है बी और सी की कंसंट्रेशन पर इस रेट जो रिएक्शन है उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू हाफ द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 1/4। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको सबको पता है कि ए के रेफरेंस में ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है, और सेकंड ऑर्डर की है तो अगर हम लोग ए की कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग ए की कंसंट्रेशन को आधा कर दें, अब आप समझो, देखो ए की कंसंट्रेशन को आधा कर दे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ध्यान रखना, अब की बार हम लोग सीधा ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, तो ध्यान रखना आधा, देखो डबल करने पर 4 गुना, तो ध्यान रखना आधा करने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। क्योंकि 1/4 का मतलब समझ रहे हो ना, क्या करना है, पहले रेट ऑफ रिएक्शन ये वाला था, ध्यान से समझ लो भाई, ये के रेट ऑफ रिएक्शन ये वाला था, और अब की बार जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, ध्यान से समझना,
के ए की पावर 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने ए की कंसंट्रेशन को आधा कर दिया है, और इसके बराबर टोटल देखा जाएगा तो क्या आ जाएगा, के ए स्क्वायर अपॉन 4। तो देखो ये स्टार्टिंग वाली रेट थी और ये कंसंट्रेशन को आधा करने पर होगी, मींस कंसंट्रेशन को आधा करने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी वो, 1/4 हो जाएगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बी। देखो एक बात आप लोग समझ लो, यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। देखो अगर मैं हाफ लाइफ की बात कर रहा हूं तो देखो हाफ लाइफ के लिए एक जनरल फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, और वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ बराबर, किसी भी रिएक्शन का जो टी हाफ होता है वो कितना होता है, एक तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि टी हाफ बराबर, या फिर टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर n-1। तो देखो एक तो सीधी सी कहानी तो ये ध्यान रखना, वैसे इस रिएक्शन के लिए देखें तो वैसे तो इस रेट ऑफ जो ये जो रिएक्शन है उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बी पे डिपेंड करती ही नहीं है, और अगर नहीं करेगी तो ध्यान रखना उसका हाफ लाइफ जो है वो बी पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत। इसका मतलब ये वाला करेक्ट आंसर, बट फोर्थ ऑप्शन को और देखते हैं कि वो सही है कि गलत है। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो इसका मतलब देखो ए पे तो डिपेंड करती है, तो देखो ए के रेफरेंस में कितने ऑर्डर की रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर की। तो देखो मैं क्या लिखता हूं, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस ए की जगह ये वाला ए सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है -1, तो क्या निकल के आया, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a। इसका मतलब जो टी हाफ है वो डायरेक्टली, या हम लोग कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए, और यही स्टेटमेंट ये है, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन द, सॉरी, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ए, मींस एक पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसके 3 स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, और थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इसका गलत स्टेटमेंट है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई इश्यू तो पूछ लो, आप लोग कहीं भी रोक लेना। मैं देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने टेस्ट दिया है तो आपको सारों का आंसर तो पता होगा, ये चक्कर है। आगे चलते हैं, देखो 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखो एक चीज और बताता हूं मैं यहां पे आप लोगों को, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो चीजें मैं बता देता हूं यहां पे। देखो एक जो है मैं बताता हूं, यहां पे क्या ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्या कह सकते हैं हम लोग, जस्ट 1 मिनट, कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है हमारा, यहां पे बताता हूं मैं, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है हमारा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है हमारा, ठीक है, उसको हम लोग टी हाफ से कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कि कई बार देखो मैंने क्या कहा था आप लोगों को जब हमने बात की थी, तो किसी भी रिएक्शन का किसी भी रिएक्टेंट के रेफरेंस में ऑर्डर निकालने के 2-3 तरीके मैंने बताए थे आपको। तो एक तरीका उनमें से हाफ लाइफ टाइम वाला भी है। कौन सा है, हाफ लाइफ टाइम वाला भी है। हाफ लाइफ टाइम से हम लोग कैसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं वो आप लोग देख लेना। देखो मैंने अभी आपको बताया है कि किसी भी रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है, जस्ट 1 मिनट,
किसी भी रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो मैंने अभी बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर n माइनस वन। इसका मतलब देखो क्या निकल के आया, से आंसर रखना। अगर आपकी रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, और ए जो है वो किसी भी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन होती है। दूसरा क्या है हमारा, अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, सारा कुछ बताया हुआ है, उसके लिए जो टी हाफ है वो ए पे डिपेंड नहीं करता है। और अगर सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो जो टी हाफ होगा, जो मैंने अभी बताया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। और अगर सेकंड ऑर्डर हो गया, और अगर आपकी रिएक्शन थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपका जो टी हाफ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर। आप लोग समझ लो अच्छी तरह से। अब देखो ये सारा पता है, तो जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं ध्यान रखना, तो अगर टी हाफ जो है और ए में ग्राफ बनाएंगे, और अगर आपको इस तरह की लाइन मिलती है तो ध्यान रखना ये जो ग्राफ होगा वो जीरो ऑर्डर के लिए होगा। क्यों? क्योंकि ए की कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर टी हाफ भी बढ़ता है, और यहां से आप लोग देख लो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है। ठीक है, दूसरा ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे, यहां पे ध्यान से समझना, अगर दूसरे ग्राफ की मैं बात करता हूं तो दूसरा ग्राफ यहां पे अगर हम लोग बनाए टी हाफ और ए में, और इस तरह का ग्राफ मिलता हो आप लोगों को, तो ध्यान रखना ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि देखो टी हाफ कांस्टेंट है, जैसे जैसे ए को बढ़ाएंगे टी हाफ कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टी हाफ जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। एक बार सब लोग बताना कि स्क्रीन का इश्यू किसी को आ रहा है या पर्टिकुलर जो सुलेखा है उसी को हो रहा है। एक बार सब लोग रिप्लाई करें इस स्क्रीन वाले इश्यू के लिए, मतलब और किसी को भी स्क्रीन का इश्यू है? वैसे मेरे को लगता नहीं इश्यू है, क्योंकि मेरे पास सही चल रहा है बिल्कुल। फिर भी एक बार देख लो आप लोग, किसी को इश्यू नहीं है ना स्क्रीन का? फटाफट रिप्लाई कर दो। देखो चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद बात करें अगर हम लोग यहां पे देखो, जस्ट 1 मिनट, कई दिन हो गए इस बोर्ड को यूज किए हुए, भूल ही गया कौन कौन से स्विच कैसे यूज करते हैं। हाँ सही है, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अगर आपको ग्राफ खींचना पड़े, नेक्स्ट ग्राफ की बात कर लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग आप लोग ऐसा ग्राफ मिलता है आपको, देखो टी हाफ और 1/a, और इस तरह का ग्राफ मिलता है। ध्यान रखना टी हाफ और 1/a, इस तरह का ग्राफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और इस तरह का ग्राफ टी हाफ और 1/a स्क्वायर, और इस तरह का ग्राफ तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन एक चीज और ध्यान रख लेना यहां पे आप लोग, और वो क्या ध्यान रखना है आपको, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, अगर आपको ये पूछा जाए कि अगर आपको ग्राफ ऐसा मिले टी हाफ ठीक है, अगर हम लोग दूसरे रेफरेंस में बात करें यहां पे, तो अगर आपको जो ग्राफ है वो इस टाइप का मिल जाए टी हाफ, और देखो वैसे तो खैर कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, 4 ग्राफ में ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि देखो मैंने बता दिया है। वो चीज जरूर ध्यान रखना, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए जीरो ऑर्डर, और टी हाफ जो है ए पे डिपेंड नहीं करता फर्स्ट ऑर्डर, और टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ठीक है,
तो ये आपकी हो गई सेकंड ऑर्डर, और टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो अगर आपको इस टाइप का ग्राफ मिलता है, ध्यान रख लेना, अगर हम लोग सीधा सीधा लिखे तो इस टाइप का अगर ग्राफ मिलता है आपको, ये वाला देख लो आप लोग, ये थोड़ा सा समझना है, ये वाला ग्राफ कौन सी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि देखो यहाँ पे टी हाफ और ए में क्या रिलेशन आ रहा है। देखो जैसे जैसे ए बढ़ रहा है, जैसे जैसे ए बढ़ रहा है टी हाफ कम हो रहा है। देखो समझ लेना भाई इन सारी चीजों को। और टी हाफ कम हो रहा है मींस क्या निकल के आया, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। और ये रिलेशन कौन से ऑर्डर की रिएक्शन के लिए होता है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। अगर आपसे ये पूछ ले कि इस टाइप का ग्राफ है आपके पास, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ है आपके पास ठीक है, एक मिनट बस, अगर आपके पास इस टाइप का ग्राफ है, यहां पे ए स्क्वायर है, यहां पे टी हाफ है, और ऐसा ग्राफ मिल रहा है, ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन के लिए है। तो ध्यान रखना ये जो ग्राफ है वो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए होगा, क्योंकि थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। ये आप लोग ध्यान रख लेना। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से कोई इश्यू नहीं है, ये समझ लेना। ये मैंने बता दिया है कि टी हाफ से हम लोग कैसे ग्राफ की हेल्प से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एक रिएक्शन है जिसके हम लोग कह सकते हैं कि जिसके लिए एक कोई रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन को डबल करने पर टी हाफ डबल हो जाता है, तो वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी। आपको कह देगा कि एक रिएक्शन है जिसके लिए किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करने पर जो टी हाफ है वो आधा हो जाता है, तो ध्यान रखना वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। देखो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेंगी। और अगर आपको ये कह दिया जाए, देखो मेरी बात सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा एग्जाम में भी क्या पूछ लिया एग्जामिनर ने। वो आपको ये कह दे कि कोई रिएक्शन है, ध्यान से समझना मेरी बात, फिर आप लोग आंसर भी करना। आपके पास कोई रिएक्शन है और उसमें किसी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को मैंने डबल कर दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन को मैंने डबल कर दिया, ध्यान से समझना, तो उसका जो टी हाफ है वो 1/4 हो गया। तो आप लोग बताओ वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो रिप्लाई कर दो आप लोग कि अगर हम लोग, मेरी बात समझ में आ गई आपको। मैं ये कह रहा हूं कि कोई रिएक्शन है, उसके लिए हमने किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, डबल ही किया है ना, हाँ, तो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो, सॉरी, जो टी हाफ है वो 1/4 हो गया, तो वो कितने ऑर्डर की रिएक्शन है। तो ध्यान रखना वो जो रिएक्शन होगी वो थर्ड ऑर्डर की होगी, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया है टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, और जब इसको डबल करेंगे तो टी हाफ इंटू 1/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आरपीएससी पूछता है, पूछा हुआ भी है लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस में, मैंने वो आपको क्लास में सोल्व करवा रखे हैं। केमिकल काइनेटिक्स के पूरे क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा रखे हैं लास्ट ईयर्स के, जब हम लोगों ने जब चैप्टर डिस्कस किया था तब की कहानी है वो, ठीक है भाई। तो ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। अब हम लोग वापस हमारी पीडीएफ पर आते हैं, हम लोग 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो देखो ये आपका 8वां क्वेश्चन है, और 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी
देखो ये तो रिएक्शन है, मैं सीधा सीधा बता देता हूं आप लोगों को। और ये कह रहा है कि जो कंसंट्रेशन सी है उसमें जो चेंज है वो हो रहा है, मतलब मैं बता दूं आप लोगों को इस रिएक्शन में वो क्या कहना चाह रहा है कि जो सिंपल डी सी अपॉन डी टी है ना, 1/2 नहीं, केवल डी सी अपॉन डी टी, उसकी वैल्यू है 1 × मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये पूछना चाह रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो सीधी सी बात है, सी के रेफरेंस में मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं 1/2 डी टी बराबर, हमें अब रेट निकालनी है, ये रेट निकालनी है, ये वैल्यू हमें दी हुई है, तो 1/2 × 1 × मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये रेट आ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 0.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब आप लोग देख लो, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो सी इज द करेक्ट आंसर। देखो इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। देखो ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन हम लोग फटाफट खत्म करते हैं। देखो कुछ नहीं है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, और ये वाली हमारी रिएक्शन है। जस्ट 1 मिनट। ये शायद कुछ टेक्निकल इश्यू है इसमें। एक बार मैं रीस्टार्ट कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें सेव है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग, बस इस ऑनलाइन में सबसे बड़ा इश्यू यही रहता है, कभी इंटरनेट का इश्यू। जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट बस। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 9th क्वेश्चन पे हम लोग ठीक है, कहां पे थे हम लोग? ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 1 मिनट, ये ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे थे हम लोग। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट।
और नोट करेक्ट के रेफरेंस में देखो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो देखो पहले हम लोग इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं चारों के रेफरेंस में। तो देखो आप सिंबल पे मत जाना, मैं माइनस माइनस जनरली यूज नहीं कर रहा हूँ, हम लोग सिंपल बातें कर लेते हैं। 1/4 dA/dt, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो बी के रेफरेंस में हो जाएगा dB/dt, और इन दोनों में माइनस यूज कर लेंगे। अगर सी के रेफरेंस में करें तो 1/2 dC/dt, और अगर डी के रेफरेंस में बात करें तो 1/2 dD/dt। बस ये ध्यान रख लेना, इससे आपका सारा सॉल्यूशन जो चारों कंसेप्ट है वो निकल के आ जाएंगे आप लोगों के पास और आपको कोई इशू नहीं होगा। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज 1/4 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो बी के जो विलोपन की दर है या जो बी के जो डिकम्पोजिशन की दर है, डिसअपीयरेंस की दर है, वो 1/4 है डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो देखो आप लोग समझो, ये जो है एक तरह से देखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन है वैसे, लेकिन अगर ए के डिसअपीयरेंस के रेफरेंस में देखें तो 1/4 है, और जो ये देखा जाए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब देखो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में मैं बता दूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोगों को, और दिमाग क्या लगाना है मैं बता देता हूं। देखो आपको ये देखना है क्या कह रहा है ये, कि जो बी के जो विलोपन की दर है या जो बी के डिसअपीयरेंस की दर है वो ए से 1/4 है। अब आप लोग देखो आपको क्या करना है, गलत स्टेटमेंट चेक करना है। तो आप लोग देखो ये स्टेटमेंट जो है गलत है कि सही है। देखो आपको क्या, अब देखो मेरी बात सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूं। अगर हम लोग दोनों स्टेप का कंपैरिजन करें तो इसको मैंने एक तरह से 4 से डिवाइडेड कर दिया है। देखो ध्यान रखना, अगर कोई भी दो संख्याएं बराबर करनी हो तो जो कम होती है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, ध्यान रख लेना, सिंपल बता रहा हूं, और जो ज्यादा होती है उसको डिवाइडेड किया जाता है। इसका मतलब देखो एक चीज क्लियर समझ लेना आप लोग यहां से, कि इस एक की डिसअपीयरेंस को या विलोपन की दर को हमने 4 से डिवाइडेड किया है। इसका मतलब जो ए के विलोपन की दर है वो बी से ज्यादा थी, इसलिए हमने इसको डिवाइडेड किया है। और दूसरे तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो बी के विलोपन की दर है वो ए के विलोपन की दर से 1/4 ही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज 1/2 ऑफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। देखो बी के डिसअपीयरेंस की रेट और सी के अपीयरेंस की रेट ये रही। देखो अब आप लोग इसमें सीधा सीधा देख लो, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज 1/2 ऑफ द रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस। देखो सीधा सीधा है, इसको 2 से हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइडेड कर दिया। इसका मतलब क्या हो गई है, हाफ हो जाएगी। तो देखो इस स्टेटमेंट की बात करो, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, द रेट मतलब सी के बनने की जो दर है वो 1/2 होती है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मतलब जो बी के जो विलोपन की दर है उसकी आधी होती है। अब आप लोग चेक करके बताओ कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। देखो इसी स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूजन आएगा, बाकी सारा बिल्कुल सही है। चलो एक बार इसको छोड़ो, तीसरे स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इज 1/2 ऑफ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए। तो देखो इन दोनों को लिखेंगे तो देखो इसका और इसका कंपैरिजन कर लो भाई आप लोग अच्छी तरह से, इस वाले का कंपैरिजन कर लो। देखो सीधा सीधा कंसेप्ट है, अगर इसको सिंपल तरीके से लिखे तो 2 से कट जाएगा ये, तो क्या लिख सकता हूं 1/2 dA/dt बराबर dD/dt। सीधी सी बात है। इसका मतलब देखो वही कहानी, इसको 2 से डिवाइडेड किया है ना, मतलब इसका जो विलोपन है उसकी वैल्यू ज्यादा थी, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसके जो बनने की दर है ना वो इसके विलोपन की आधी है,
और यही लाइन लिखी हुई है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इज 1/2 ऑफ द रेट ऑफ, सही है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी आर इक्वल। ये बिल्कुल सही है, दोनों इक्वल हैं, कोई इशू नहीं है। अब दोबारा आते हैं पहले स्टेटमेंट पर। अब अगर हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करें द रेट ऑफ सी और बी, तो सी और बी को मैं उधर उठा लेता हूं। देखो डी बी अपॉन डी टी, ये तो डिसअपीयरेंस की रेट है, डी किस किस में, सी और बी, और ये तो बी हो गया, और ये 1/2 डी सी अपॉन डी टी। देखो यहां से ये निकल के आएगा, मैं बता दूं कि जो बी के जो विलोपन की दर है वो सी के बनने की दर की आधी होती है। बी के विलोपन की दर सी के बनने की दर की आधी है, बट यहां पे क्या लिखा है, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज 1/2 ऑफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, उल्टा लिख दिया है। मतलब यहां लिखना चाहिए था, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि जो डिसअपीयरेंस ऑफ बी है वो 1/2 होता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। इसका मतलब ध्यान रखना, ये जो बी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने मैथमेटिक्स के हिसाब से आपको समझा दिया है ये वाला। ठीक है भाई, आगे चले, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल बी आंसर इज करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं। देखो ये आप लोग कर ही लोगे, देखो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है इस रिएक्शन में आपको। देखो सबसे पहले ध्यान रखना, मैं सीधा सीधा बता दूं, ये जो रिएक्शन है वो सूडो ऑर्डर की रिएक्शन है। सूडो ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मेन बात ये है। कौन सी रिएक्शन है ये, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि जब एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो केवल एस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, एसिड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो मेनली हम लोग कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो जो होगा वो एक तरह से यहाँ पे मैं K1 लिख देता हूं, और जो होगा वो एस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और वो एसिड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। बिल्कुल वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो क्या होगा, देखो क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द न्यू रेट इफ, देखो कोई भी मान लो ये एक रिएक्शन थी जिसकी रेट जो है वो V है, ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इज डबल। अगर एस्टर की कंसंट्रेशन को डबल कर दे तो आपको पता है एस्टर के रेफरेंस में फर्स्ट ऑर्डर की है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो 2 गुना हो जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डबल्ड, तो H प्लस की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करेगी नहीं रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। तो यहाँ पे तो रेट ऑफ रिएक्शन वो की वो रहेगी V, और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी 2V, और इसके अकॉर्डिंग देखो A और B आंसर इज करेक्ट, क्योंकि पहले केस में 2 गुना हो जाएगी और दूसरे केस में रेट ऑफ रिएक्शन वही रहेगी जो स्टार्टिंग में थी, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एसिड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। आगे चलते हैं, 11 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो 11वां क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, मैंने लास्ट की क्लास ली थी, तो एक बार जो लोग खैर जो टेस्ट सीरीज में है उनको थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा, बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने वो क्लास डाल ही दी, तो वहां से क्लियर हो जाएगा सारा कंसेप्ट, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। देखो मैंने उस क्लास में बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो स्टेप से लिखा जाता है, तो अगर इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, K2, ध्यान से समझना, N2O2 की कंसंट्रेशन और O2 की कंसंट्रेशन, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे R बराबर, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो क्या लिखा मैंने, क्योंकि स्लो स्टेप है तो ये RDS होगा, और जो RDS जो वेग जो रेट स्टेप लिखी जाती है, एक तरह से रेट इक्वेशन लिखी जाती है, वो स्लो स्टेप से लिखी जाती है। अब देखो क्या चक्कर है, अब आपको इसमें से N2O2 की कंसंट्रेशन निकालनी है, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, और मैंने आपको लास्ट की क्लास में बताया था अच्छी तरह से कि इस रिएक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इक्विलिब्रियम मेथड से यूज करेंगे। और जब इस रिएक्शन के लिए इस वाली स्टेप को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेप के रेफरेंस में लेंगे, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ लेना
क्या बनेगा, एक कोई इश्यू तो पूछ लेना, के अपॉन के माइनस वन, के अपॉन के माइनस वन इक्वल्स टू N2O2 की कंसंट्रेशन अपॉन NO, और NO इसको मैं सीधा सीधा लिख देता हूं NO का स्क्वायर। चेक कर लो भाई आप लोग फटाफट, क्या लिख दिया मैंने इसको, NO का स्क्वायर। और देखो यहां से आ जाएगी इसकी वैल्यू N2O2 की, और N2O2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, N2O2 बराबर, ध्यान से समझ लेना, के अपॉन के माइनस वन NO का होल स्क्वायर। और जब ये वाली वैल्यू हम लोग इसमें पुटअप करेंगे तो आपकी जो रेट इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, K2 K1 अपॉन के माइनस वन NO का स्क्वायर और O2। ध्यान रख लेना भाई, इसका मतलब ये पूरे का पूरा हमारा कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट ही पूछ रहा है, इसका मतलब D इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है आरपीएस से, फिर आप ये मत कहना सर ये मेरा गलत हो गया और ये मेरा सही हो गया। ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से, कोई इश्यू नहीं है इस क्वेश्चन तक। डी फ्रॉम एसएसए, जनरली अगर आप इस पे डायरेक्टली एसएसए अप्लाई करोगे तो शायद हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए आप लोगों से, अगर इक्विलिब्रियम मेथड से करेंगे तो 100% हो जाएगा जैसे मैंने बताया आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो 25 क्वेश्चन पूरे करने हैं। अब देखो फटाफट के बता देता हूं मैं, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये कह रहा है इन द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन ए से बी बन रहा है, रेट कांस्टेंट K1 है, बी से सी बन रहा है, रेट कांस्टेंट K2 है, और सी से डी बन रहा है, रेट कांस्टेंट K3 है। अब ये कह रहा है कि K3 सबसे ज्यादा है, K2 से कम है और K1 सबसे कम है। देखो अब आप ध्यान रखना, मैंने आपको एक लाइन बता रखी है केमिकल काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बताता है। जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा वो रिएक्शन ज्यादा स्पीड से होगी, जिसका रेट कांस्टेंट कम होगा उस रिएक्शन की स्पीड कम होगी। इसका मतलब क्लियर है कि K3 सबसे ज्यादा है तो ये सबसे फास्ट स्टेप है, K2 से कम है तो K2 जो ये वाली स्टेप है दूसरी वाली, वो इस स्टेप से स्लो बट इस स्टेप से फास्ट है, और K1 सबसे कम है, इसका मतलब ये सबसे स्लो स्टेप होगी। और ये पूछ रहा है कि इनमें से RDS कौन सी होगी, तो RDS यही तो होगी A से B बनने वाली, क्योंकि सबसे स्लो स्टेप है, और A से B वाला एक ही कंसेप्ट है, A इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रख लेना, देखो बिल्कुल A इज द स्लोएस्ट स्टेप होगी। क्यों होगी, बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, क्योंकि ध्यान रखना ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि जो केमिकल काइनेटिक्स है ना वो हमेशा किसी भी रिएक्शन की डायनेमिक्स के बारे में बताती है, अगर अपनी लोकल लैंग्वेज में बोले तो स्पीड के बारे में बताती है। ठीक है, ये आपका हो गया 12 नंबर का क्वेश्चन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं। देखो आपको वही सबसे पहले रेट, यहां से भी आप लोग कर लोगे खैर, लेकिन आप लोग सबसे पहले रेट इक्वेशन लिख लो, और रेट इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए लिखेंगे तो देखो क्या निकल के आएगा। देखो मैं सिंबल पे ध्यान मत देना भाई अच्छी तरह से, क्योंकि उस सिंबल का कोई यूज नहीं है हमारे पास। ये dt बराबर 1/4, ठीक है, अब सही है ना, और ये dNO2 अपॉन dt, ठीक है, और यहां पे हम लोग लिख देंगे dO2 अपॉन dt। यहां तक आप लोग देख लो, इस रेट इक्वेशन से आपका सारा का सारा काम हो जाएगा, आपको कोई इश्यू नहीं रहेगा। ठीक है, देखो इसके लिए हमारा K1 है, NO2 वाले के लिए K2 है, और इसके लिए हमारा K3 है। तो देखो अब ध्यान से समझना आप लोग, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये तो हमारा हो गया 1/2 K1, ये हमारा हो गया 1/4 K2, और ये हमारा हो गया K3। बस आपका काम हो गया, अब आप लोग कर लो, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। और सारी कहानी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा,
इस 2 को मैं इधर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 सॉरी 4 को है, 4 है वो, 4 को लेके आऊंगा, तो 4 को लेके आऊंगा तो देखो क्या होगा, 4/2 K1 बराबर K2 बराबर K3, और K3 से होगा तो देखो यहां से काट देंगे तो देखो K1 और K2 में तो क्या रिलेशन होगा वो देख लो सबसे पहले आप लोग। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं K2 बराबर होगा 2K1। अच्छी तरह से समझो भाई आप लोग, सबसे पहले मैंने K1 और K2 में रिलेशन निकाल दिया है। तो देखो K1 और, वैसे तो देखो आपका क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा कि K2 और K1 में क्या रिलेशन है, तो आप देखो K2 और K1 में जो रिलेशन होगा वो ये वाला होगा। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए वाला। लेकिन आपको आगे का भी चेक करना है। अगर हम लोग K3 और K1 में रिलेशन निकालें तो देखो आपका K1 है ये और K3 ये है, तो 1/K1 बराबर K3, और यहां से ये का ये रिलेशन रह जाएगा, या इसी को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, K1 बराबर 3K3 सॉरी 2K3। जस्ट 1 मिनट, क्या लिख सकता हूं, इस 2 को उधर ले जाऊंगा तो K1 बराबर हो जाएगा 2K3। लेकिन देखो हमें तो सही आंसर चेक करना है, तो ये भी रिलेशन सही है, ये भी रिलेशन सही है, लेकिन देखो अभी ये तीनों बराबर तो है ही नहीं, और ये वाली कहानी भी नहीं है, ये 2 तो वैसे ही गलत हो गए, और K1 और K2 में ये रिलेशन नहीं है तो ये भी गलत हो गया, बट ये वाला सही हो गया। तो ध्यान रख लेना, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ए वाला चला जाएगा। आगे चलते हैं, देखो देखो ये आप लोगों को सबको पता होगा, खूब पढ़ा हुआ है आप लोगों का। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चेक करना है, ऑल द कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डू नॉट लीड टू ए केमिकल चेंजेज। ये कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जितनी टक्कर होती हैं वो सारी की सारी टक्कर रासायनिक परिवर्तन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये बात देखो हम लोगों ने खूब पढ़ा है कि सारी की सारी जो टक्करें हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स है, कोलिजन थ्योरी की बात कर रहा हूं, मैंने आपको बता रखा है कि जब मॉलिक्यूल्स टक्कर करते हैं तो उस टक्कर के टाइम 2 चीजें और होनी चाहिए। एक तो उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए जो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो या थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो, और दूसरा उनका जो ओरिएंटेशन है टक्कर के समय वो प्रॉपर होना चाहिए। इसका मतलब सारी की सारी टक्कर जो है वो केमिकल चेंजेज में कन्वर्ट नहीं होती हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो क्या है, सही है। ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन प्रोसीड एट ए कांस्टेंट रेट इंडिपेंडेंट द कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, कंसंट्रेशन और टाइम। मतलब सीधा सा है कि जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है वो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। फास्ट रिएक्शंस हैव लो एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप लोग बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्या कहता है, फास्ट रिएक्शंस। ध्यान रखना, मैंने आपको खैर डिस्कस नहीं हुआ लेकिन मैं एक ग्राफ बता देता हूं आप लोगों को। इस तरह की कोई रिएक्शन होती है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। जितनी फास्ट रिएक्शन होगी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी, क्योंकि फास्ट होने का मतलब है वो इजीली एक्टिवेशन एनर्जी ले लेगा, और एक्टिवेशन एनर्जी इजीली कब लेगा, जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। आ गई बात समझ में? तो जब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो, बहुत फास्ट होगी। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है। और फोर्थ, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रिएक्शन आइडली टेक प्लेस इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट इट। देखो एक्चुअल में ये कहानी ये है कि मान लो कि कोई भी रिएक्शन कभी भी कंप्लीट होती ही नहीं है, बस इतना सा ध्यान रख लेना आप तो, कि कोई भी रिएक्शन जो है वो 100% जो है वो कंप्लीट होती ही नहीं है। बस इसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर करना था, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। और डी के बाद में हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो
ए से बी बन रहा है और बी से सी बन रहा है, ये K1 है, K2 है। इफ द रिएक्शन आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की है, देन dB अपॉन dt इज इक्वल्स टू, देखो एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है इंटरमीडिएट है, और इस इंटरमीडिएट पर हमें स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट अप्लाई करना है। और मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, जिस स्टेप में बनता है वो पॉजिटिव सिंबल के साथ, और जिसमें कंज्यूम होता है उसमें नेगेटिव सिंबल के साथ। अब देखो पहली स्टेप में बी बन रहा है और दूसरी स्टेप में बी जो है वो सी में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स जो बी है वो कंज्यूम हो रहा है, मतलब बिगड़ रहा है। तो पहली स्टेप को तो पॉजिटिव लिखेंगे, दूसरी को नेगेटिव, तो क्या लिखा जाएगा, जो भी है सीधा सीधा मैं बता देता हूं। अगर स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे तो dB अपॉन dt बराबर पहली स्टेप पॉजिटिव के साथ K1A माइनस दूसरी स्टेप में बिगड़ रहा है, क्या होगा, K2B। ये लो, ये आपकी कहानी खत्म। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसके बराबर जो होगा वो सी वाला आंसर करेक्ट होगा। चेक कर लो आप लोग फटाफट, आगे चले। आगे की कहानी क्या है, देखो देखो क्या कहती है ये रिएक्शन, क्या कह रहा है ये। द रिएक्शन, एक कोई रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है और सी बन रहा है, अकर्स बाय द मैकेनिज्म, और इसकी मैकेनिज्म ये है, ए से पहले बी बनता है प्लस एक्स बनता है और ये स्लो स्टेप है, इसका मतलब ये RDS होगा। और a प्लस एक्स ये वापस आ रहा है, a प्लस एक्स K2 B प्लस सी, और ये वाली जो रिएक्शन है वो फास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज इनकरेक्ट, आपको ये देखना है कि ये जो चार स्टेटमेंट हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है और कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आप लोगों को चेक करना है। तो अगर यहां पे हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखो क्या है ये, अगर हम लोग यहां से बात करें तो देखो क्या कह रहा है, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 1। अगर हम लोग मोलिकुलरिटी की बात करें यहां पे, तो इसकी देखो मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज इनकरेक्ट, तो देखो मोलिकुलरिटी कितनी बता रहा है, 1 बता रहा है। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए इज 2, तो अगर यहां से हम लोग निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये स्लो स्टेप है और स्लो स्टेप से इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा, आर की बात करें तो क्या आएगा, सीधा सीधा ए आ जाएगा। मींस ये जो रिएक्शन होगी वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। द रेट लो इज गिवन, तो इसका मतलब ये रेट लो सही है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। और K2 ग्रेटर देन K1, ये तो सबको ही पता है, ये स्लो स्टेप का है, ये फास्ट स्टेप का है, तो ऑब्वियस बात है K2 ग्रेटर देन क्या होगा, K1। तो देखो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, और ये नहीं, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, और ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट इज 2, तो मतलब मैंने क्या कहा, ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, ए है। इसका मतलब ये वाला और ये वाला स्टेटमेंट सही है, और जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों को, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, सही है, मैकेनिज्म आप लोगों को दिख रही है। जो फर्स्ट स्टेप है वो इक्विलिब्रियम में है और फास्ट स्टेप है, ठीक है। दूसरा स्टेप स्लो है और वाई बन रहा है, तीसरा स्टेप फिर फास्ट है। तो देखो अगर इसका रेट लो लिखेंगे तो देखो सीधा सीधा है, हम लोग यहाँ पे बात करें तो आर बराबर आपका हो जाएगा, स्लो स्टेप से लिखा जाएगा, और स्लो स्टेप से जो भी, एक बार मैं के लिख रहा हूं सिंपल, तो आपका आ जाएगा एक्स की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन। एक बार चेक कर लो आप लोग, इस सिंपल रिएक्शन से आपको जो है वो एक रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया। अब देखो हमें देखो अब इस इक्वेशन में x और c, तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि ये x जो है वो इंटरमीडिएट है, और इस x की वैल्यू हम लोग इक्विलिब्रियम मेथड से निकालेंगे
और मैंने क्या बताया था कि इक्विलिब्रियम बराबर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा आपका कि इक्विलिब्रियम, सॉरी, यहां से x की कंसंट्रेशन निकालनी है और x की कंसंट्रेशन क्या निकल के आएगी आपकी, कंसंट्रेशन ऑफ x बराबर के इक्विलिब्रियम ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरह से, ठीक है। और इस x की वैल्यू को हम लोग पुटअप कर देंगे इस x में, और जब यहाँ पुटअप करेंगे तो आपका r बराबर जो है, यार जो भी v बराबर है वो क्या निकल के आएगा, के इक्विलिब्रियम ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन। और अगर दोनों को इक्विलिब्रियम को, इन कांस्टेंट को दोनों को एक साथ लिखे तो के मान लो, और आपका बन जाएगा फिर ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन। ये आपका बिल्कुल करेक्ट। इसका मतलब जो रेट इक्वेशन होगी वो कौन सी वाली हो जाएगी, बिल्कुल सी वाला करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बिल्कुल सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लो, देखो इस रिएक्शन में आपको थोड़ा सा तो करेक्शन करना है। एक्चुअल में ये जो है ना, ये जो दो हैं वो यहाँ पे स्क्वायर में है, ये टाइपिंग एरर है। इसका जो ये होगा वो होगा। अब देखो आप लोग सीधा सीधा कंसेप्ट है, ये स्लो स्टेप है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, के NO2। एक तरह से ऐसा तो नहीं लिखेंगे, अगर सही तरीके से लिखा जाए तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये NO2 इसकी कंसंट्रेशन अगर सही तरीका देखा जाए तो, और यहाँ पे Cl2 की कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे भी शायद मेरे को लग रहा है मिस्टेक है कुछ, नहीं नहीं सही है, ये वाली स्टेप यहाँ पे थी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये इंटरमीडिएट है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो के इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगा देंगे, और के इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट इस इक्वेशन पे लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम बराबर या बड़ा के, एक बार उस चीज में आप कंफ्यूज मत होना, मैं बड़ा के ही ले लेता हूं, आप सोचोगे कि के कहां से आ गया, ठीक है। तो यहां से क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में लिखा जाएगा NO का स्क्वायर, क्योंकि इसके दो मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं। देखो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और यहां से इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर के NO का स्क्वायर, और ये वैल्यू हम लोग यहां पुटअप करेंगे तो आपका R बराबर आ जाएगा के NO का स्क्वायर और Cl2। ये वाली इक्वेशन बनेगी आपकी, और ये वाली इक्वेशन कौन सी है, सेकंड इज द करेक्ट। लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, वो टाइपिंग में ये दोनों आंसर सेम लिख दिए हमने, और के का तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये के पहले वाला था छोटा और बाद वाला आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये स्क्वायर में जाएगा। देखो छोटी, इतने सारे क्वेश्चन में देखो ये छोटी छोटी चीज तो आते हैं। अब देखो ये वाली रिएक्शन देखो, देखो ये क्या है, कोई भी रिएक्शन है उसका 10% जो है, 10% जो डिकम्पोजिशन है, कोई भी रिएक्शन है उसमें जो हमारा रिएक्टेंट है उसका 10% अमाउंट जो है वो 1 ओवर में कंज्यूम होता है, और जो 20% अमाउंट है वो भी 1 ओवर में ही, और जो 30% है वो भी 1 घंटे में ही। देखो इन सब चीजों से एक निष्कर्ष निकलता है, और इन सब चीजों से एक निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है ना, जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है, चलो आप लोग बताओ एक बार, इस स्टेटमेंट से आप क्या कंसेप्ट निकालते हो, एक सिंगल लाइन में आप लोग क्या बता सकते हो कि ये कितने ऑर्डर की रिएक्शन होगी, फटाफट रिप्लाई करो आप लोग बताओ, इस सिंगल स्टेटमेंट से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो। इस सिंगल स्टेटमेंट से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो। बिल्कुल ध्यान रखना,
क्योंकि देखो कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, लेकिन टाइम उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये सिचुएशन जो है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये सिचुएशन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो रेट है ना वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही, और कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती मतलब कितने ऑर्डर की रिएक्शन, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है वो सबको ही पता है, मोल पर लीटर पर आवर। मींस कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका, सेकंड आंसर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग देखा करो, इनको क्या समझ के इन क्वेश्चंस को किया जाता है। टाइम के साथ रिएक्शन बिल्कुल कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की कहानी क्या है, एक 20वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा। और देखो 20वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना आप लोग। द हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O2 इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। The half life of decomposition of N2O2 is first order reaction represented by, ये शायद थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ मेरे को मिस्टेक लग रहा है। The half life of decomposition of N2 is first order, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि स्टेटमेंट इसका सही नहीं लग रहा, एक बार देखते हैं फिर भी। The half life of decomposition of N2O5 is a first order reaction। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये जो हाफ लाइफ है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। मतलब एक बात समझ गए होंगे आप लोग कि हम लोग बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन की, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो हम लोग सीधा फर्स्ट ऑर्डर पे आएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या करना है, आफ्टर 15 मिनट्स द वॉल्यूम ऑफ O2 is produced 9 ml। देखो ध्यान से समझना, कोई भी रिएक्शन थी हमने स्टार्ट कर ली है, 9 मिनट के बाद में ध्यान से समझना अब हमारा कि जो O2 है वो 9 ml प्रोड्यूस्ड कर दी गई है, मतलब 9 ml बन गया है। एंड द एंड ऑफ द रिएक्शन 13 ml, और जो रिएक्शन एंड हो गई, आप ध्यान रखना उस कंडीशन में जो आपका O2 बना है वो है आपका 35 ml। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम की। तो देखो यहां से जो हम लोग एक तरह से जो रेट कांस्टेंट निकालते हैं, देखो एक चीज आप लोग समझना, ये हाफ लाइफ जो है वो 15 मिनट है। इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ जो है देखा जाए तो 15 मिनट है, और उस कंडीशन में जो O2 प्रोड्यूस हुई है 15 मिनट की, मतलब हाफ लाइफ न बोल के थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मेरे को इशू लग रहा है। बाकी ये मान लो कि टाइम मान लो कि कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हुई उसके 15 मिनट बाद हमें क्या मिल गया, एक तरह से देखा जाए तो 9 ml O2 मिल गया, और एंडिंग में जो है हमारे पास 35 ml O2 मिल गया। अब देखो आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा जो है तो आपको रेट कांस्टेंट निकालना है। तो आप देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट लिखो, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होता है, 1/T ln या log E। उसमें कंफ्यूज मत होना, मैं log E लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन में आपके log E है, और यहां पे हम लोग लिखते हैं A/A-x। ध्यान रखना भाई आप लोग, A-, देखो A क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये ध्यान रखना, A बराबर इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, और A- जो x है वो किसी टाइम t पर कंसंट्रेशन। देखो आप लोग एक बात समझना, इस क्वेश्चन को देख करके देखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा देखो, कुछ चीजें आपको माइंड लगाने से ही आएंगी, आप फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना ही पड़ेगा। और अब आप लोग ये बताओ, इस A की वैल्यू मैं कितनी रख सकता हूं, आप लोग ये बताओ इस A की वैल्यू में कितनी रख सकता हूं। तो देखो ध्यान रखना, जब रिएक्शन एंड हुई
तो कितना ml ऑक्सीजन मिला एक तरह से? 35 ml। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो मतलब पूरा का पूरा रिएक्टेंट एक तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास अगर प्रोडक्ट 35 ml है तो मेरा रिएक्टेंट भी जनरली 35 ml ही होगा। तो यहां पे मैं इस एक की जगह कितना रखूं? 35। और बाकी सारी कहानी आपको पता ही है, a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स का मतलब a तो 35 और x किसी टाइम पर कंज्यूम हुई मात्रा, तो कितना मिल रहा है हमें? 9 ml। तो a माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 35 माइनस 9, दिस इक्वल्स टू 26। और अब आप चेक कर लो, इसके अकॉर्डिंग जो आपका बैठ रहा है वो ए वाला बैठेगा, क्योंकि टी की जगह 15 लिख दिया है। ए बराबर 1/15 लोग ई 35/35/9, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं, इन चीजों में हर जगह फॉर्मूले काम नहीं करेंगे आपके, कुछ चीजें आपको माइंड यूज करके भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। 4-5 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, फटाफट खत्म करते हैं। देखो क्योंकि कराने जरूरी है, क्योंकि फिर लंबी चौड़ी क्लास हो जाएगी हमारी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से, कोई इश्यू नहीं है किसी को भी। देखो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखो इस टाइप के बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं आरपीएससी के, और आरपीएससी पूछता भी है इन क्वेश्चंस को। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस का पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होते हैं। देखो क्या कह रहा है, कोई भी रिएक्शन है ये A+2B+C, तो फॉलोइंग डाटा दिए गए हैं, आपको निकालना है रेट लो। रेट लो की बात करूं तो मैं सीधा सीधा बता दूं आप लोगों को कि हमें अलग अलग रिएक्टेंट के रेफरेंस में ऑर्डर निकालना है। और देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने खूब डिस्कस किए हैं, हम फिर दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्या है, अगर हम लोग देखो एक तरह से इनकी कंसंट्रेशन के रेफरेंस में और रेट ऑफ रिएक्शन के रेफरेंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो देखो अगर हम लोग ये दोनों स्टेप ले, तो देखो हम लोग ऐसी स्टेप रखेंगे। देखो इस स्टेप को लेंगे हम लोग पहले, इस स्टेप को इसलिए लेंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस ए की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, लेकिन बी की कंसंट्रेशन को हम लोग डबल कर रहे हैं। बी की कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। आप लोग चेक कर लो, इसकी कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। तो अब आप लोग चेक करो, देखो इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन को डबल करने से, ध्यान से समझना, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ध्यान से समझो, वो कितना गुना हो गया है। अब आपको चेक करना है। देखो यहां से थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिक्स भी आपको आनी चाहिए, और यहां से मैथमेटिक्स क्लियर है कि ये जो है ये 4 गुना हो गया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखकर बी की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गया है। इसका मतलब सीधा सा है कि बी के रेस्पेक्ट में ये जो रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो अब हम लोग लेते हैं इन दोनों स्टेप्स को। कौन कौन सी स्टेप्स को? पहली को और फोर्थ को, क्योंकि पहली में और फोर्थ में जो है बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, बट इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 4 गुना हो रही है। समझ में आ गई बात? कितनी हो रही है? 4 गुना। तो देखो यहां से समझो, बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और ए की कंसंट्रेशन को हम लोग 4 गुना कर रहे हैं, तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो 4 गुना बढ़ रहा है। मतलब सीधा सा है कि एक को अगर 4 गुना किया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जाएगा। मींस ए के रेफरेंस में जो रिएक्शन होगी वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। बस ये आपका काम खत्म। तो आपके पास जो ओवरऑल ऑर्डर आएगा वो थर्ड ऑर्डर आएगा। लिखा क्या जाएगा? R बराबर K3 A की पावर 1 और B का स्क्वायर। ये लो, अब आप लोग चेक कर लो विच वन इज द करेक्ट आंसर? 21। तो
तो 21 में जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या आ जाएगा यहां से, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेना भाई, देखो इस तरह के क्वेश्चन 100% आप लोगों को एग्जाम में मिलेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको 100% एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे की कहानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन है ये सारे। ये लो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, फॉर द रिएक्शन 2A plus B products following initial rates were obtained at various initial concentration। कुछ नहीं दे रखा, मतलब A की कंसंट्रेशन दे रखी है, B की कंसंट्रेशन दे रखी है और रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है। तो आपको रेट लो निकालना है, मतलब सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन के पैटर्न में, बस आपको चेक करना है। और जब चेक करेंगे तो देखो वही सेम कंसेप्ट, देखो इन दोनों स्टेप्स को ले लो। तो यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर बी की कंसंट्रेशन को आधा कर दिया है। और जब बी की कंसंट्रेशन को आधा कर दिया तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन भी आधी हो गई है। और जब कंसंट्रेशन को आधा किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आधी हो गई, मींस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो ये सारी चीजें ध्यान रख लेना। तो जो बी है, बी के रेफरेंस में ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की। अब हम लोग पकड़ ले इन दोनों स्टेप्स को। इसमें देखो बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, बट यहाँ पे बी की ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, और ए की कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 गुना हो गई है। और 4 गुना होने का मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, दुगुना करने पर 4 गुना होने पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब ए के रेफरेंस में सेकंड ऑर्डर, बी के रेफरेंस में फर्स्ट ऑर्डर। क्या लिखेंगे, आर बराबर K3 ए की पावर 2 और बी की पावर 1। ये लो जी आपका, इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट है, आंसर सी इज द करेक्ट। देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले बता देता हूं, फिर बाद में मत कहना सर ये गलत हो गया ये सही हो गया, उस टाइप के। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और आगे की कहानी क्या है, देखो देखो अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो क्या, अगर आप लोगों से कोई ये कहे कि आप बिना पेन कॉपी यूज किए इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो क्या, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है एक दो में, लेकिन आप जनरल आइडिया दे सकते हो क्या कि इनमें से कौन सा आंसर जो है, मतलब 2 आंसर आप बिना पेन चलाए आउट कर सकते हो क्या। देखो उसके लिए हमें 2-3 चीजें देखनी पड़ेंगी। पहले देखो, सबसे पहले हम लोग इस रिएक्शन का रेट इक्वेशन निकालते हैं। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट, बट यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन डबल कर दी है, और कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया है। इसका मतलब बी के रेफरेंस में ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की है। ध्यान से समझ लो। फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे दोनों की बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट और इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, और डबल करने पर ध्यान रखना ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 गुना हो गई है। देखो समझ लेना आप लोग, आपको चाहे गलत 2 पॉइंट, अब देखो आप इन दोनों का कंपैरिजन मत करना, आप यहाँ पे भी देख लेना। यहाँ पे 10 की पावर -6 है, इसको अगर 10 की पावर 6 में कन्वर्ट करेंगे ना तो इसको लिखा जाएगा 9.2 इंटू 10 की पावर 6 -6। तो देख लो अब आपको क्लियर दिखाई दे देगा यहाँ से इसके कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ए के रेफरेंस में ये रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, मतलब हम लोग क्या रेट लो लिख सकते हैं, ध्यान से समझना अच्छी तरह से। जो आर होगी वो K3 ए की पावर 2 और बी, आप चेक कर लो अच्छी तरह से। अब आप लोग ये बताओ क्या पूछा है उसने, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। अब देखो ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, और देखो आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग ये सारा कुछ कर पाओ, आपको ध्यान रखना है। अब आप इस थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन के बेसिस पे ही
इन दोनों में से एक आंसर बता सकते हो। और देखो थर्ड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो सबको पता है। देखो जनरली हम लोग एक रूल पढ़ते हैं कि जो जीरो ऑर्डर है उसका होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड है। और देखो थर्ड ऑर्डर की बात करें अगर हम लोग, तो थर्ड ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट होती है लीटर क्यूब मोल इनवर्स स्क्वायर सेकंड इनवर्स। और देखो जो लीटर क्यूब है उसको लिखा जाता है, सॉरी लीटर क्यूब नहीं आएगा, लीटर स्क्वायर आएगा। सॉरी लीटर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं dm6। इसका मतलब ध्यान रखना, देखो कितने तक कैलकुलेशन करोगे, सिंपल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन से माइंड में आ जाना चाहिए कि ये वाली यूनिट सही है, बस इतना सा। बाकी मैथमेटिकली तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन इन दोनों में से एक आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। अब देखो इतना सारा निकालने के बाद आपको कोई इश्यू होना नहीं चाहिए, बस ये इक्वेशन ध्यान रखना। यहां से मैं बता देता हूं अभी आप लोगों को, एक बार मैं सारा उठा रहा हूं। हमने क्या निकाला है, देखो हमारे पास क्या निकल के आया है, R बराबर K3 A का स्क्वायर और B का। अब देखो आप इनमें से किसी को भी पकड़ लो, सपोज आप लोग इस वाले पोर्शन को ले लो, अच्छी तरह से समझना भाई, ठीक है। इस वाले पोर्शन को लूंगा तो ये तो रेट है, ये बी की कंसंट्रेशन है, ये ए की कंसंट्रेशन है, ये वैल्यू मैं वहां पुटअप करूंगा। और जब ये वैल्यू पुटअप करूंगा तो देखो यहाँ पे तो मैं रेट लिखूंगा 2.3 इंटू 10 की पावर -6 बराबर K3 मेरे को कैलकुलेट करना है। ए को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सीधा सीधा, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे तो 10 की पावर -4 लिख दूंगा। चलो मैं एक बार बता ही देता हूँ क्यों लिखा है मैंने 10 की पावर 4। मैं क्या लिखूंगा, पहले तो मैं लिखूंगा 0.01 स्क्वायर और बी की जगह मैं कितना लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, ठीक है भाई। लेकिन देखो ध्यान रखना, लेना सबका सेम ही है, ऐसा नहीं इसकी कंसंट्रेशन और इसकी रेट, ये नहीं चलेगी, इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो आप K1 निकाल K3 निकाल लो, और तो K3 तो इसमें इसका भाग दे देंगे तो क्या होगा आपका 2.30 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। और देखो इसको क्या लिखेंगे अब हम लोग, इसको मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 1। तो यहां से 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4, तो क्या बच गया 2.3 इंटू 10 की पावर -4। और यूनिट ये हमारी रह जाएगी, क्योंकि यूनिट का तो हमें पता है ना, सबकी यूनिट निकालते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, हाफ ऑर्डर की, 3/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ये सारा पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो यहां से जो करेक्ट आंसर आएगा सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है आपका, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक ऑप्शन और है भाई, मैं बता दूंगा नीचे, फिर एक एक कर लेते हैं, वो थोड़ा सा आ नहीं पाएगा इसलिए मैं यहीं तक रख लेता हूं, ठीक है। ये रिएक्शन है और ये स्टेटमेंट चेक करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबोव डाटा। तो देखो सबसे पहले तो पहला स्टेटमेंट क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 10 की पावर -4। तो देखो रेट कांस्टेंट जैसे जैसे मैंने अभी निकाला है ऊपर वाली रिएक्शन के लिए वैसे की वैसे निकालना है। रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन इज ये वाला, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स। तो देखो पहले हम लोग रेट इक्वेशन निकाल लेते हैं, और रेट इक्वेशन के लिए क्या होगा, देखो इन दोनों स्टेप्स को ले लो, ये दोनों कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसमें कंसंट्रेशन डबल हो गई है तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल, इसका मतलब बी के रेफरेंस में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की, ध्यान रख लेना, बी के रेफरेंस में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की। और अगर इन दोनों स्टेप्स को ले तो यहाँ पे बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट, यहाँ पे कंसंट्रेशन ए की हमने डबल की है, और डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, तो ए के रेफरेंस में भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, तो रेट बराबर क्या लिखा जाएगा, K2 ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन, ये रेट इक्वेशन हो गया। इसका मतलब ये वाला जो है सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, बिल्कुल सही है।
इसकी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो 2 गुना, और इसकी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो 2 गुना, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ जाएगी? 4 गुना। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। पहले वाले की बात कर लेते हैं, और पहले वाले का आप लोग निकाल लेना, जैसे कि जैसे मैंने अभी निकाला है। ध्यान रखना, इसका जो रेट कांस्टेंट आएगा वो 1 आएगा, मींस 10 की पावर -4 नहीं होगा, ये गलत है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बी और सी सही है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो हो जाएगा, देखो स्टेटमेंट के बेसिस पे देखा जाए तो आप लोग चेक कर लो, केवल बी और सी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग चेक कर लो भाई अच्छी तरह से, कुछ चीजों में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है आप लोगों को। बिल्कुल बी और सी जो है बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है बस, बाकी हम लोग कल करेंगे फिर सारा। देखो ये भी आप लोग कर ही लोगे वैसे, आपको केवल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। जब रिएक्शन कन्फर्म्स द रेट लो, मतलब रेट लो निकालना है। रेट लो निकालने का मतलब है आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो सेम पैटर्न से देखो, एक की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन डबल हो रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है, मींस बी के रेफरेंस में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो देखो, यहाँ पे बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और ए की कंसंट्रेशन को हम लोग आधा कर रहे हैं, और आधा कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आधी हो रही है, मींस ए के रेफरेंस में भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो सीधा सा कंसेप्ट है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी के रेफरेंस में भी लिख लेना, रेट लो आपका जो बनेगा वो बनेगा ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। अब आप लोग चेक कर लो यहाँ से अच्छी तरह से कौन से स्टेप में होगा आप लोगों को। देखो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, ये इसमें बी नहीं आ रहा, इसमें बी स्क्वायर आ रहा है, नहीं हो सकता, इसमें ए नहीं आ रहा, नहीं हो सकता, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। ये आप लोग चेक कर लो, ठीक है। तो 76 में से 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। कल की क्लास में 25 डिस्कस करेंगे, और फिर एक क्लास और उसमें हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओवरऑल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये आपका आज का क्लास हमारा खत्म। देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर बहुत सारे क्वेश्चन हमें लाइव सोल्व करवा दो। अब आप लोगों ने देखा 1 घंटे 40 मिनट की क्लास हो चुकी है और केवल 25 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। फिजिकल में थोड़ा टाइम लगता है नो डाउट, बाकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में इतना टाइम नहीं लगेगा, आई एग्री। तो जो भी हमारे 5 टेस्ट हैं हम लोग उनको, तभी मैंने उनमें 7-7 दिन का गैप रखा है। आपको भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास भी टाइम मिल जाएगा, आप लोगों को भी टाइम मिल जाएगा। और देखो 2 चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री सिलेक्शन दिलाएगी, और दूसरा इंपॉर्टेंट इससे भी ज्यादा जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा वो जीके का पेपर करेगा। क्योंकि आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, लेकिन हमने जो कॉलेज लेक्चरर का रिजल्ट आया था, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया है, वो हमने फेसबुक पे भी डाला था और हम फिर बता रहे हैं, आप उन बच्चों से बात करके देख लो, वही बच्चा सेलेक्ट हुआ है जिसके जीके में 30+ नंबर थे। तो मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, भले ही मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, और आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि सर मैं तो केमिस्ट्री में ही कर दूंगा। इस ख्याल को दिमाग से निकाल देना। कॉलेज लेक्चर में भी बहुत लोग बोलते थे कि सर मैं 140 कर दूंगा 150 में से, सर मैं 135 कर दूंगा, और जब रिजल्ट आया तो मामला साफ। तो देखो इस गलतफहमी को निकाल देना कि आप केवल केमिस्ट्री के बेसिस पे सिलेक्शन ले लोगे, इट्स इम्पॉसिबल। और अब की बार तो आपको पता ही है भाई साहब, 40% लाने हैं फर्स्ट पेपर में, फिर आपकी केमिस्ट्री तो धरी रह जाएगी। आ गई बात समझ में? तो माइंड सेट बना लो, जितना टाइम केमिस्ट्री को उतना ही टाइम जीके को। भले ही हम केमिस्ट्री पढ़ाते हो, लेकिन कभी नहीं कहूंगा आपको कि आपकी केमिस्ट्री आपका नहीं करवा सकती। मेरी गारंटी है आपसे कि आप केमिस्ट्री के बेसिस पे कोई भी सिलेक्शन लेके दिखा दे हमें,
हम मान जाएंगे उसको। कॉलेज लेक्चरर में तो नहीं हुआ यार, स्कूल लेक्चर लगी क्या है। तो गलत फहमी अगर किसी के माइंड में हो तो वो निकाल ले अपनी, कि मैं केमिस्ट्री के बेसिस पे सिलेक्शन ले लूंगा, गलत बात है। इसलिए अपने जीके को भी उतना ही टाइम देना है जितना टाइम आप केमिस्ट्री को दोगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को खत्म करते हैं, कल मिलेंगे। एक बार मैं जो भी ग्रुप्स हैं उनमें बता दूंगा कि 8 बजे क्लास रहेगी या 9 बजे। देखो मेरा, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मेरा जो टाइम रहेगा वो मंडे टू सैटरडे रहेगा। आपका जो पेपर है वो सॉल्व करवाने का, वो मेरी जिम्मेदारी है। आप ये नहीं सोचे कि 1-2 दिन में ही करवा दे, वो पूरे वीक में मैं करवा दूंगा आप लोगों को, क्योंकि आपको भी पता है थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। देखो अब फ्री तो हम लोग हैं नहीं भाई कि केवल इसी पे हमारा कंसंट्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में। इसलिए देखो आप उस चीज़ की टेंशन कभी मत करना कि कब करवाओगे, सैटरडे तक, मतलब जब तक अगला टेस्ट होगा उससे पहले मैं आपको पूरा सोल्व करवा दूंगा वो पेपर। अब जैसे थोड़ा सा बताऊं, कल मेरे को कहीं जाना है प्रैक्टिकल लेने के लिए, तो अगर मैं रात को नहीं आ पाया तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो इस तरह से बहुत सारे काम आ जाते हैं देखो, इसलिए आप वो टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दे, बाकी आप लोग तैयारी करते रहे। जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है आप बेफिक्र होकर रहे, किसी तरह की शंका नहीं रखे। जो मैंने बोला है वो सारा मिलेगा आपको ग्रुप में। मैंने बोला लाइव सॉल्यूशन, तो हर एक टेस्ट का लाइव सॉल्यूशन ही होगा। हाँ, हो सकता है किसी दिन नेटवर्क का इश्यू हो या कुछ टेक्निकल इश्यूज हो, अदरवाइज 100% लाइव सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम लोग खत्म करते हैं आज की क्लास को, कल मिलेंगे। तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि।